जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट का चैप्टर सेकंड देखेंगे, जिसमें हमें भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं कारण के विषय में हमें पढ़ना है। अर्थात भारत में राष्ट्रवाद की भावना कैसे आई, उनमें एक प्रकार से राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ और क्या कारण रहे जिससे लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। इन सभी विषयों में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट चैप्टर आपका करा दिया गया है। हिस्ट्री पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों का सिलेबस आपको डिस्कस कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो चैनल पर विजिट कीजिए। बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट क्लासेस के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर आपको जो है क्लासेस मिलती रहेंगी। और क्लासेस आपकी स्टार्ट हो गई हैं तो पूरा आपका सिलेबस यहाँ पर चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज कंप्लीट कराया जाएगा। पूरा लेक्चर कोई भी देखने के बाद किसी भी टॉपिक में आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। बाकी अन्य किसी चीज़ से रिलेटेड आपको प्रश्न पूछना हो तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल बनाया गया है। वहाँ विभिन्न नोटिफिकेशंस यूनिवर्सिटीज़ से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड जो है भेजी जाती हैं। और डिस्कशन ग्रुप आपका बनाया गया है जिसमें आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं या सीधे हमसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कुछ बच्चों का कमेंट था, सर हम टेलीग्राम नहीं यूज करते हैं, उनके लिए व्हाट्सएप चैनल बना दिया गया है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ और क्या क्या कारण रहे। भारत में राष्ट्रवाद का उदय एक बहुआयामी प्रक्रिया थी जो औपनिवेशिक शोषण, सांस्कृतिक जागरण, आधुनिक शिक्षा और वैश्विक घटनाओं से प्रेरित होकर विकसित हुई। नीचे भारत में राष्ट्रवाद के उदय के सभी प्रमुख कारणों को एक प्रकार से आपके लिए विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। आपको जो है बताया गया कि 1857 की जो क्रांति थी उसे राष्ट्रवाद का एक प्रकार से राष्ट्र के लिए पहला आंदोलन कहा गया, पहला राष्ट्र आंदोलन कहा गया। परंतु उसमें हमने आपको बताया कि लोगों का अपना अपना स्वार्थ था, अलग अलग अपना कारण था, और जिसके कारण वह एक प्रकार से युद्ध लड़े, एक प्रकार से विद्रोह किया, क्रांति में उन्होंने भाग लिया हुआ था। अर्थात कोई राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी, कोई एक नेतृत्व करने वाला नहीं था और कोई यूनिटी, एकता उनमें नहीं थी, जिनके कारण वो असफल रहे। इसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा। तो भारत में आखिर राष्ट्रवाद जो है उसका उदय कैसे हुआ? ब्रिटिश शासन की शोषणकारी नीतियों के कारण जो है एक प्रकार से पहला कारण यह रहता है भारत में राष्ट्रवाद के उदय का। सबसे पहला शोषणकारी नीतियों में उनका आर्थिक शोषण था। अंग्रेजों ने भारत को एक कच्चे माल के स्रोत और बाजार के रूप में प्रयोग किया हुआ था। भारत में बनी वस्तुएं खत्म कर दी गईं, जबकि ब्रिटेन की वस्तुओं को आयात करके बेचा गया। एक प्रकार से यहाँ की जो वस्तुएं थी उसे कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। अर्थात यहाँ जो चीज़ें थी उसका उत्पादन करवा के वह ले जाते थे और वहाँ से वह उसका मटेरियल बनवा के लाते थे और फिर भारत में बेचते थे। एक प्रकार से यहाँ पर बाजार का प्रयोग, बाजार के आधार पर प्रयोग भारत को करने लगे थे। और यहाँ की जो विभिन्न वस्तुएं बनाने वाले कारखाने थे छोटे मोटे, उसको भी उन्होंने बंद करवा दिया और वहाँ से ही सभी वस्तुएं लाने लगे और बिक्री करने लगे। तो एक प्रकार से आर्थिक शोषण इस प्रकार हुआ कि यहाँ के जब सभी उद्योगों का पतन हो गया, जैसे कि हथकरघा, दस्तकारी, तो यहाँ के लोगों का एक प्रकार से रोजगार खत्म हो गया और यहाँ पर लोगों में कर्ज, भूखमरी बढ़ गई और जिससे एक प्रकार से विद्रोह बढ़ गए। एक तो यहाँ के कारखानों को उन्होंने समाप्त कर दिया, उद्योगों को एक प्रकार से पतन हो गया और यहाँ की कच्चे माल को ले जाकर अपने वहाँ से माल बनवा कर ला के यहाँ पर एक प्रकार से बाजार के रूप में यहाँ पर प्रयोग करते थे। और उसके ऊपर से किसान जो थे उनसे भारी कर, एक प्रकार से भारी लगान वह वसूलते थे। सामाजिक राजनीतिक भेदभाव उन्होंने क्या क्या किया? भारतीयों को प्रशासन में दूसरी श्रेणी का नागरिक माना गया। उच्च पदों पर अंग्रेजों को ही नियुक्त किया गया। न्याय, कानून और नौकरियों में भेदभाव किया गया और इन अन्यायों ने भारतीयों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ रोष और राष्ट्रवाद की भावना को एक प्रकार से जन्म दिया। मान लीजिए अब भारत के लोगों को उच्च पद पर नहीं रख रहे हैं, इसका नुकसान क्या होगा? पहली बात तो उनके एक प्रकार से इनकम में कमी तो रहेगी ही साथ जब उच्च पद पर स्वयं भारत के लोग रहेंगे तो भारत के नागरिकों के लिए अच्छे कार्य कर पाएंगे, लेकिन भारतीयों को वह उच्च पद पर रखते ही नहीं थे और वह कहते थे भारतीय जो लोग हैं, भारतीय जो जनता है वह दूसरी श्रेणी के नागरिक हैं।
दूसरा कारण क्या रहा? पश्चिमी शिक्षा और विचारधारा का प्रभाव। 1835 में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति से पश्चिमी शिक्षा का प्रसार हुआ। भारतीयों ने अंग्रेजी भाषा के माध्यम से लिबर्टी अर्थात स्वतंत्रता, इक्वलिटी अर्थात समानता और फ्रेटर्निटी अर्थात बंधुत्व जैसे विचारों को सीखा। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आदि ने आधुनिक सोच को बढ़ावा दिया और एक शिक्षित मध्यम वर्ग तैयार हुआ जो राष्ट्रवाद का नेतृत्व कर सका। शिक्षित भारतीयों ने राजनीतिक जागरूकता के साथ जो है स्वतंत्रता की आवश्यकता को समझा। लॉर्ड मैकाले की जो 1935 की नीति आई थी, जो शिक्षा पद्धति उन्होंने लाया था, वह भारतीयों के लिए एक प्रकार से अच्छा साबित हुआ था, क्योंकि यहाँ के लोगों को विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी हुई थी और एक प्रकार से शिक्षित वर्ग का, शिक्षित मध्यम वर्ग का यहाँ पर एक प्रकार से उदय हुआ था, और जिस कारण वह राष्ट्रवाद की भावना भी लोगों में पनपी थी। तीसरा क्या कारण रहा? भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक पुनर्जागरण। ब्रिटिशों ने भारतीय संस्कृति को हीन बताकर अपमानित किया था। इसके विरोध में भारतीय नेताओं ने अपने सांस्कृतिक गौरव को पुनर्जीवित किया, जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने भारतीय दर्शन और सनातन संस्कृति के महान प्रवक्ता जो थे, उन्होंने अपने संस्कृति के विषय में भारत की जनता को बताया था। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी और उन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो का नारा दिया हुआ था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था और उन्होंने धार्मिक सुधार व आधुनिक मूल्यों का समर्थन किया हुआ था। साहित्य, कला, संगीत और परंपराओं के माध्यम से राष्ट्रीय आत्मसम्मान एक प्रकार से जगा हुआ था। इस सांस्कृतिक गर्व ने लोगों को एक राष्ट्र के रूप में देखने की प्रेरणा दी। जब अंग्रेजों ने यहाँ की संस्कृति के, यहाँ के धर्म को एक प्रकार से नीचा दिखाने के प्रयास किया, तो यहाँ के जो विद्वान वर्ग के लोग थे, मध्यम विद्वान वर्ग के लोग जो थे, वह यहाँ की संस्कृति को एक प्रकार से जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और उसकी विद्वता, उसकी एक प्रकार से जो महिमा मंडल है उसको लोगों को बताते हैं। फिर भी युवा वर्ग मानता नहीं है। फिर आगे चलकर हम आपको बताएंगे कैसे अपनी संस्कृतियों पर वह गर्वान्वित महसूस करते हैं। चौथा तो 1857 की क्रांति रही, जैसे कि उसमें सैनिक विद्रोह के रूप में शुरू होकर और राष्ट्रीय आंदोलन का यह भाग बन गया। इसने अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों की सामूहिक असंतोष को व्यक्त किया। भले ही असफल रहा यह, पर इसने ब्रिटिश विरोध की चिंगारी जगा दी थी। बाद में यह आंदोलन इतिहासकारों के अनुसार जो है राष्ट्रवाद की पहली लहर एक प्रकार से मानी जाती है। 1857 ने यह स्पष्ट किया कि भारत एकता के साथ विदेशी शासन का विरोध कर सकता है। एक प्रकार से जब वह एक होकर लड़ेंगे, ऐसा उनके मन में विश्वास हो गया कि एकता के साथ वह रहें, अर्थात यूनिटी में अगर वह रहें तो वह विदेशी शासन का विरोध कर सकते हैं। पांचवा क्या कारण रहा राष्ट्रवाद का उदय का? भारत में परिवहन और संचार का विकास। ये सभी कारण तो एक प्रकार से 1857 की क्रांति के रहे। भारत में परिवहन और जो संचार का विकास हुआ था वह 1857 की क्रांति में भी अधिक से अधिक भाग एक प्रकार से अधिक महत्वपूर्ण साबित हुआ था। ब्रिटिशों ने रेलवे, टेलीग्राम, डाक सेवा और सड़कों का विकास किया, जो उनके व्यापार के लिए एक प्रकार से था। वह यहाँ के लोगों की, जनता की भलाई के लिए इन सभी चीज़ों का विकास नहीं किए हुए थे। उन्होंने विकास अपने हित के लिए किया हुआ था कि व्यापार के लिए में उनको एक प्रकार से आसानी हो जाए, कच्चे माल को एक स्थान से एक प्रकार से पोर्ट तक पहुँचाने में आसानी हो जाए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनका सूचना पहुँचाना आसान हो जाए, जल्दी से जल्दी वह पहुँच सके। इस सभी चीज़ों के लिए उन्होंने इन सभी चीज़ों का विकास किया हुआ था, परंतु इसका फ़ायदा भारतीयों को भी मिला। भारत के कोने कोने में संपर्क बना, विचारों और समाचारों का प्रसार हुआ, एक भारत की भावना को बल मिला और यह भौगोलिक जुड़ाव राष्ट्र की चेतना के विकास में सहायक रहा। एक प्रकार से सूचना भी प्रसारित हुई कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ दंगे हुए हैं, यहाँ पर भारत की जनता को इस प्रकार से शोषित किया जा रहा है, तो वह अलग क्षेत्र में नहीं पता होता था, वहाँ तक जानकारी पहुँची और सभी लोग सतर्क हो गए और राष्ट्रवाद की भावना लोगों में जागृत हुई। अगला का कारण रहा भारतीय प्रेस और साहित्य का योगदान। भारतीयों ने प्रेस और समाचार पत्रों के माध्यम से अपने विचारों को फैलाया। अमृत बाजार पत्रिका, केसरी, लोकमान्य तिलक, बंगदूत, हिंदू इंडियन मिरर, जो ये सभी उन्होंने पत्रिकाएं चलाई, उसमें विदेशियों के एक प्रकार से खिलाफ उन्होंने लिखा, राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए उन्होंने पंक्तियां लिखी और राष्ट्रवाद, भारत की स्वतंत्रता का क्या महत्व रहेगा उसको लिखा और विद्रोह करने के लिए एक प्रकार से उनके विभिन्न कारणों को
जो है बताया कि कैसे क्या क्या शोषण जो है विदेशी कर रहे हैं। सभी साहित्य और प्रेस के माध्यम से विभिन्न विद्वानों ने सभी जनता को बताया और इस प्रकार से उनके मन में जो है क्या हुआ कि ब्रिटिश अत्याचार को उजागर किया यह जो पत्र पत्रिकाएं हैं, और लोगों के मन में राष्ट्रीय चेतना और एकता का संदेश फैलाया। राष्ट्रीय कविताएं जो थी, कहानियां जो थी, लेख साहित्य जो थे वह भी बढ़े। प्रेस ने भारतीयों को एकजुट करने और स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने में बड़ी भूमिका निभाई हुई थी। अब भी जो विभिन्न देशभक्ति कविताएं हैं, गीत हैं, उनको आप सुनकर एक प्रकार से फिर से मोटिवेट हो जाते हैं। उसी प्रकार विभिन्न ऐसी कविताएं लिखी, कहानियां लिखी गईं जिससे लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना जगी, राष्ट्रीय चेतना मन में उनके आई और एकता में रहने का विचार उनके मन में आया पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से। अगला कारण क्या रहा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो कि 1885 में हुई। 1885 में A.O. ह्यूम की सहायता से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। प्रारंभिक उद्देश्य इसका भारतीयों के लिए राजनीतिक मंच प्रदान करना और धीरे धीरे यह मंच जो है राष्ट्रवाद की जननी बना और इसने लोगों को संगठित किया और उनकी मांगों को ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाया। कांग्रेस ने राजनीतिक जागरूकता, नेतृत्व और राष्ट्रीय एकता को एक प्रकार से जन्म दिया। जब 1857 की एक प्रकार से क्रांति हुई, उसके बाद विभिन्न क्रांतियां अलग अलग क्षेत्रों में होने लगी, तो लोग एक प्रकार से अपने विद्रोह को मन में ही रखते थे और अचानक से विद्रोह कर देते थे। तो अंग्रेजों ने सोचा क्यों ना हम एक ऐसा संगठन बना दें जिससे उनके मन में जो भी विद्रोह हो वह संगठन आके पहले ही हमें बता दे और उस विद्रोह को दबाने के लिए या उस विद्रोह ना हो ऐसा करने के लिए हम विभिन्न उपाय कर सकें। परंतु उनको नहीं पता था कि यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो वह गठन कर रहे हैं वह आगे चलकर इतना बड़ा संगठन बन जाएगा और उनके खिलाफ ही हो जाएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी जो उन्होंने 1885 में A.O. ह्यूम की सहायता से स्थापना करवाया था, यह भी जनता के हित के लिए, भारत के हित के लिए, भारत के लोगों के हित के लिए उन्होंने नहीं किया था। एक प्रकार से जासूस उन्होंने रखने का प्रयास किया हुआ था। परंतु आगे चलकर विभिन्न आपको पढ़ाया भी जाएगा कि गर्म दल नरम दल में विभाजित हो गए और दोनों ने अलग अलग स्वतंत्रता की मांग करने लगे। विभिन्न जो है अधिवेशन होने लगे और अलग अलग अधिवेशनों में अलग अलग मांगे जो हैं कांग्रेस के द्वारा की जाने लगी। आगे हम देखेंगे दुनिया में घटित अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हुई जिससे प्रेरित जो है भारत के लोग हुए कि हमें भी स्वतंत्रता चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति जो कि 1789 में हुई, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार उससे फैले। अमेरिकी स्वतंत्रता क्रांति 1776 में हुई, उपनिवेशवाद के विरुद्ध सफलता की एक प्रकार से यह मिसाल बनी। इटली और जर्मनी का जो एकीकरण हुआ, लोगों ने देखा कि सांस्कृतिक एकता कैसे राजनीतिक एकता में बदल सकती है। एक प्रकार से यह इटली और जर्मनी के एकीकरण से उन्होंने सीखा हुआ था। इन घटनाओं ने भारतीयों को यह विश्वास दिलाया कि वे भी आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आपको देखने को मिले कि आपके बगल पड़ोसी का कोई बच्चा है, आपसे पढ़ने में अच्छा नहीं था, फिर भी उसने जो है कोई जॉब पा ली, तो आपके मन में भी विश्वास आता है कि हाँ वो उसने पा लिया तो हम कैसे नहीं पा सकते हैं। उसी प्रकार अमेरिका, इटली, यह इन सभी जगह पर विभिन्न क्रांतियां हुई तो उनको देखकर भारतीयों के मन में भी विश्वास आया कि वह भी आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं। यह भी एक प्रकार से राष्ट्रवाद के उदय का कारण रहा। 9वां कारण क्या रहा? ब्रिटिश की फूट डालो और राज करो की नीति जो थी। अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिमों के बीच विभाजन और संदेह की भावना को बढ़ाया। 1905 में बंगाल विभाजन ने भारतीयों को झकझोर दिया। लोगों ने समझा कि यह नीति उनके एकता के लिए खतरा है। इसका विरोध करते हुए स्वदेशी आंदोलन उन्होंने शुरू किया और इस नीति की प्रतिक्रिया ने राष्ट्रवाद को एक प्रकार से और मजबूत किया हुआ था। जब उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई, हिंदू और मुस्लिम के बीच में दंगा भड़काए, तो लोगों को समझ में आ गया। बंगाल के लोग वैसे भी शिक्षित थे, वहाँ पर उन्होंने स्वदेशी आंदोलन चलाया और एक प्रकार से उनके इस विभिन्न नीतियों का विद्रोह भी किया हुआ था। अगला कारण क्या रहा? भारत की प्राचीन संस्कृति का यूरोपीय विद्वानों द्वारा गुणगान। कुछ विदेशी विद्वानों ने भी भारतीयों को अपनी संस्कृति के गौरव का अब आभास कराया। मिस्टर मैक्स मूलर, मिनियर विलियम्स, रोम सैसुन, वनुर्फ आदि प्रसिद्ध पश्चिमी विद्वानों ने संस्कृत भाषा का बड़े श्रम के साथ अध्ययन किया और संस्कृत साहित्य को विश्व का श्रेष्ठ साहित्य बताया। इससे पश्चिमी जगत को तो संस्कृत की श्रेष्ठता का ज्ञान हुआ ही, साथ ही भारतवासियों को भी अपनी संस्कृति के प्रति
प्रेम उत्पन्न हुआ। विदेशी विद्वानों की प्रशंसा ने उसके अंदर की हीन भावना को दूर कर दिया और वे गौरव की भावना का अनुभव करने लगे। एक प्रकार से उनके मन में यह भावना थी कि हमारा जो साहित्य है, हमारी जो संस्कृति है, वह हीन है। लेकिन जब पश्चिमी विद्वानों ने उसका अध्ययन किया और उसका गुणगान किया कि संस्कृत साहित्य विश्व का सबसे अच्छा साहित्य है, जब उन्होंने विभिन्न विद्वानों के मुख से यह बात सुनी, विभिन्न विद्वानों के द्वारा यह बात सुनी, तो भारतीयों के मन में अपनी संस्कृति के प्रति एक प्रकार से प्रेम उत्पन्न हुआ और गौरवान्वित भावना जो है उत्पन्न हुई। वही हाल है कि जैसे कि हनुमान जी के पास बहुत सी शक्तियाँ थी, परंतु उन्हें याद दिलानी पड़ी थी। उसी प्रकार यहाँ की संस्कृति बहुत अच्छी थी। जब तक पश्चिमी विद्वानों ने उसका अध्ययन करके विश्व की सबसे अच्छी संस्कृति नहीं कही, तब तक जो है विश्व के सबसे अच्छा साहित्य जो है संस्कृत को नहीं कहा, तब तक यहाँ की जनता जो है मानती नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती तथा विवेकानंद ने भी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का गौरवगान किया। पढ़े लिखे भारतीय युवकों ने इसे आत्म प्रशंसा के रूप में लेकर उस पर विश्वास नहीं किया, परंतु जब विदेशी विद्वानों ने भारतीय संस्कृति की प्रशंसा की तो इन युवकों के हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा और वे यह सोचने पर मजबूर हो गए कि आज हम परतंत्र क्यों हैं, अर्थात हमारी संस्कृति इतनी अच्छी है, हमारी जो है पहले की जो साहित्य थे वो इतने अच्छे हैं, फिर भी हम आज परतंत्र क्यों हैं। अतः उन्होंने अपने खोए हुए गौरव को प्राप्त करने का एक प्रकार से निश्चय किया और उनके मन में जो है राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। 11वां कारण क्या रहा? आर्थिक असंतोष। तत्कालीन भारत की आर्थिक दीनता के संबंध में 1900 ईस्वी में सर विलियम डिग्बी ने लिखा था कि करीब 10 करोड़ मनुष्य ब्रिटिश भारत में ऐसे हैं जिन्हें किसी समय भी भरपेट अन्न नहीं मिलता है। इस अधः पतन की दूसरी मिसाइल इस समय सभ्य और उन्नतिशील देश में कहीं पर भी दिखाई नहीं दे सकती। यह वही भारत था जो 17वीं सदी तक सोने की चिड़िया कहलाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के उद्योग धंधों को प्रायः समूल नष्ट कर दिया और व्यापार पर उनका पूर्ण अधिकार स्थापित हो गया, जिससे भारतीय जनता निर्धनता और भूखमरी का शिकार होती गई। सरकार ने कृषि उन्नति की ओर ध्यान नहीं दिया, जिससे किसानों की दशा शोचनीय हो गई। अकालों ने स्थिति को और भी दयनीय बना दिया। अंग्रेजी शासन की आर्थिक नीतियों से असंतुष्ट होकर भोला नाथ चंद्र ने 1877 में लिखा, बिना बिल का प्रयोग किए, बिना राजद्रोह किए, बिना वैधानिक सहायता की अपेक्षा किए अपने पुराने गौरव को प्राप्त कर लेना हमारे हाथ की ही बात है। हमारे पास केवल एक किंतु सबसे अधिक प्रभावशाली अस्त्र है, नैतिक विरोध। इस अस्त्र का प्रयोग किसी प्रकार भी अपराध नहीं हो सकता। इस अमोघ अस्त्र के प्रयोग का केवल एक ही उपाय है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। एक प्रकार से देखिए अंग्रेजों ने क्या चाल चली हुई थी। यहाँ के जो विभिन्न उद्योग धंधे थे उसको उन्होंने समूल रूप से नष्ट कर दिया और यहाँ के कच्चे माल को जो है वह भारत से अपने अंग्रेज जो है ब्रिटिश में ले जाते थे, वहाँ से उसका प्रयोग करके जो है उसका माल बनाते थे और फिर यहीं लाकर बेचते थे और यहाँ के धन को फिर ले जाते थे और यहाँ की कृषि पर भी विशेष ध्यान नहीं देते थे। उनके लिए जो कच्चा माल का निर्माण होता था उसी कृषि को वह जो है कृषकों से करवाते थे और उस पर भी जो है विभिन्न उनके लगान कर जो है लगा देते थे। तो इस प्रकार से यहाँ का आर्थिक शोषण उन्होंने बहुत ही ज़्यादा किया। यहाँ के लोग ऐसे गरीब हो गए कि सुबह शाम के उनके खाने भर का पैसा नहीं बचता था। एक समय था कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अंग्रेज़ों ने ऐसा स्थिति ला दी कि लगभग बहुत से भारत के लगभग लोग जो है बिना खाए उस समय जो है बिना एक प्रकार से कपड़ों के ही रह जाते थे, ऐसा विद्वानों ने कहा हुआ है। अगला है जातीय विरोध। अंग्रेजों ने अपने शासन के आरंभ से ही अपनी नीति का मूल आधार भारतीयों के साथ भेदभाव को रखा था। यह जातीय भेदभाव विद्रोह के बाद के दिनों में अपनी चरम सीमा में पहुंच गया। इस प्रकार जातीय विरोध की आग शासकों और शासितों के मन में दहकती रही। दमनकारी कानूनों, राष्ट्रीयता विरोधी कार्रवाइयों ने इस पारस्परिक शत्रुता को और भी बढ़ा दिया, राष्ट्रीय आंदोलन को तीव्र कर दिया। गैरेट ने लिखा है कि एक यूरोपीय का जीवन जो है अनेक भारतीयों के जीवन के बराबर है। एक प्रकार से इन सभी पंक्तियों से आप समझ सकते हैं कि वह भारत के लोग, भारत के व्यक्ति और अंग्रेजों यूरोपियन जो व्यक्ति है उसमें कितना ज़्यादा भेदभाव करते थे। वह कहते थे कि एक यूरोपियन का जीवन जो है अनेक भारतीयों के जीवन के बराबर है और वह यह भी करते थे भारतीय केवल भय और दंड
मानदंड की भाषा ही समझ सकते हैं। यूरोपियन भारत में लोकहित के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि निजी स्वार्थ के कारण आए हुए थे। ये सभी विचार किसका है? ये यूरोपियों का विचार है। ऐसा किसने लिखा हुआ है? गैरेट ने लिखा हुआ है। एक प्रकार से किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी गांव वालों के साथ, किसी भी स्थान पर, किसी क्षेत्र के लोगों के साथ आप इतनी ज़्यादा शोषणकारी नीतियां ला दीजिए, इतना उनके ऊपर जो है अत्याचार कर दीजिए कि वो उनके मन में एक प्रकार से यह रह ही ना जाए कि यह जो सरकार है, यह जो हमारा शासित राजा है, जो भी है, वह हमारे हित में कार्य नहीं कर रहा है। तो उनके मन में जो है विद्रोह की भावना आएगी ही, और साथ ही साथ राष्ट्रवाद की भावना आएगी कि कैसे कोई बाहर का आदमी आके हम पर इतना शासन कर रहा है और हमको जो है इतना प्रताड़ित कर रहा है। तो यही एक प्रकार से यहाँ पर हुआ। आर्थिक शोषण उन्होंने किया, विभिन्न प्रकार से भारत के जनता का शोषण किया, अत्याचार किए। यहाँ के लोगों में जो है यह एक प्रकार से ऐसा कार्य किया कि लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। 2 कारण और आपको पढ़ने हैं। 13वां कारण है लॉर्ड लिटन की दमनात्मक नीति। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा है कि राजनीतिक प्रगति के विकास में बुरे या क्रूर शासक बहुधा एक गुप्त वरदान के रूप में आते हैं। अर्थात एक प्रकार से जो सीधे सीधे आपका जो है अत्याचार आपके ऊपर नहीं कर रहा है तो एक प्रकार से आप चुप रहते हैं, परंतु सीधे सीधे कोई आकर अत्याचार करने लगे, क्रूर शासक का रूप धारण कर ले, तो वह एक प्रकार से आपके मन में राष्ट्रवाद की भावना को द्रुत गति, एक प्रकार से तेजी से बढ़ा देता है। उनके कारण समाज में ऐसी जागृति उत्पन्न होती है जैसी वर्षों के प्रचार और आंदोलन से भी उत्पन्न ना हो। उनके ये शब्द जो है लॉर्ड लिटन के संबंध में पूर्ण रूपेण सत्य हैं। लिटन के शासनकाल में भारतीय लोक सेवा में प्रवेश की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। यह कार्य जो है 1876 में हुआ। लॉर्ड लिटन ने 1 जनवरी 1877 को विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित करने के लिए दिल्ली में विशाल दरबार का आयोजन किया। यह शान शौकत से पूर्ण दरबार जो है उस समय किया गया था जबकि दक्षिणी भारत में बहुत बड़ा दुर्भिक्ष पड़ा था। एक समाचार पत्र ने लिखा था कि जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। एक प्रकार से दक्षिणी भारत जो है विभिन्न दुर्भिक्षों से ग्रस्त थी। उनको एक प्रकार से भोजन नहीं मिल रहा था, बहुत ही ज़्यादा एक प्रकार से अकाल पड़ा हुआ था। परंतु उस समय जो लॉर्ड लिटन है वह रानी को दिल्ली दरबार लगाता है और यहाँ पर बुलाकर शानो शौकत से दरबार का आयोजन करता है। बहुत ही ज़्यादा एक प्रकार से धन जो है खर्च करता है। तो इसीलिए न्यूज़पेपर में लिखा गया था कि जब रोम जल रहा था, अर्थात भारत में विभिन्न लोग जो है भुखमरी से मर रहे थे, तब नीरो बांसुरी बजा रहा था, अर्थात यहाँ पर विशाल दरबार का आयोजन लॉर्ड लिटन कर रहा था। उसी वर्ष जबकि भारतीय जनता जो है भुखमरी से मर रही थी, भारत से इंग्लैंड को 80 लाख पाउंड के अन्न का निर्यात किया गया। यहाँ पर लोग जो है मर रहे हैं और यहाँ के अन्न को जो है ब्रिटिशर्स इंग्लैंड ले जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त लॉर्ड लिटन द्वारा अफगानिस्तान पर आक्रमण करने में जो 2 करोड़ स्टर्लिंग का खर्चा हुआ उसका भार भारत की जनता पर पड़ा। एक प्रकार से जो लॉर्ड लिटन था बहुत ही क्रूर शासक था, उसका भारतीय जनता के प्रति कोई संवेदना नहीं थी। वह विभिन्न कार्य को, विभिन्न धन को, भारत के ही धन को वह प्रयोग में लाता था और भारत की जनता बल्कि जो है भूखे मर रही थी। सन 1878 में भारतीय सेना को साइप्रस भेजने के लिए कार्य का भी भारतीय जनता ने विरोध किया। सन 1878 में लिटन शासन द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है पारित किया गया, जिससे भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर कठोर नियंत्रण स्थापित हो गया। भारत के शिक्षित वर्ग ने इसे गैंगिंग एक्ट की संज्ञा दी हुई थी। एक प्रकार से समाचार पत्रों के माध्यम से राष्ट्रवाद की भावना को विभिन्न विद्वान जो है फैला रहे थे, जो कि हमने आपको बताया, जो कि प्रेस अधिनियम एक्ट लाकर लॉर्ड लिटन ने बंद कर दिया, क्योंकि यहाँ के लोग कैसे पढ़ेंगे, हिंदी भाषा में ही पढ़ेंगे, अपने अपने क्षेत्रीय भाषा में ही पढ़ेंगे। परंतु इसने ला दिया कि प्रेस अधिनियम जो एक्ट था इसके अनुसार बस इंग्लिश में जो है आप न्यूज़पेपर छाप सकते हैं, पत्रिकाओं को छाप सकते हैं, जो कि एक प्रकार से यहाँ कोई मतलब नहीं होता। ये अपने विचारों को प्रस्तुत करते तो भारतीय जनता पढ़ नहीं पाती, तो इसका एक प्रकार से बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। संपूर्ण देश में विशेषतः बंगाल में इस कानून का इतना प्रबल विरोध हुआ कि अंत में बाध्य होकर लॉर्ड लिटन को यह कानून रद्द करना पड़ा। लॉर्ड लिटन का एक अन्य घृणित कार्य जो है भारतीय शस्त्र अधिनियम था। इसमें क्या होता था कि भारतीय जो है बिना लाइसेंस के कोई भी शस्त्र लेकर नहीं चल सकते थे, जबकि इसके विपरीत जो यूरोपीय जो थे एंग्लो इंडियन, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं था, वह शस्त्र लेकर चल सकते थे। अर्थात भारतीयों को अपनी सुरक्षा के लिए कोई भी अस्त्र शस्त्र लेते हुए देखते चलता गया,
चला गया तो उन्हें एक प्रकार से जेल में बंद कर दिया जाता था। लॉर्ड लिटन ने अपनी परिषद के अधिकांश सदस्यों की राय के विरुद्ध लंकाशायर के उद्योगपतियों के हितों की रक्षा के लिए विदेशी सूती कपड़े पर आयात कर हटा दिया, और जिससे भारत के सूती वस्त्र उद्योग को बहुत हानि पहुंची थी। इन कार्यों के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीय जनता का असंतोष जो है उग्र हो गया। सर विलियम वेडर वर्न ब्लंट ने कहा था कि लॉर्ड लिटन के शासनकाल के अंत में स्थिति विद्रोह की सीमा तक पहुंच गई थी। कहा भी गया है कि किसी के ऊपर जो है इतना अत्याचार मत करो कि वह एक प्रकार से उसके अंदर से मौत का डर ही खत्म हो जाए, भय ही खत्म हो जाए। तो विभिन्न अत्याचारों को जब भारत की जनता ने देखा कि जो इंग्लिश शासन है, अंग्रेज जो शासन है, ब्रिटिश जो शासन है, लॉर्ड लिटन है, वह जनता के हित का कोई भी कार्य नहीं कर रहा है, वह अपने हित के लिए कार्य कर रहा है, तो जनता सोचेगी ही कि इसको हटा दिया जाए। और राष्ट्रवाद की भावना का जन्म हुआ और विद्रोह बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, लोगों के मन में आक्रोश बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। आखिरी कारण है इल्बर्ट बिल पर विवाद। भारतीय मजिस्ट्रेट कानूनी कठिनाइयों के कारण अंग्रेज अपराधियों के न तो ठीक प्रकार से मुकदमे सुन सकता है, उन्हें ठीक प्रकार से दंडित कर सकते थे। सन 1880 में लॉर्ड लिटन भारत के वायसराय बने। बहुत ही ज़्यादा अच्छे एक प्रकार से लॉर्ड लिटन कहे जा सकते हैं। उसके मन में मानवता एक प्रकार से लॉर्ड लिटन के मन में थी, वह यहाँ के लोगों के हित के भी बारे में सोचता था। वे उदारवादी न्यायप्रिय अंग्रेज थे। इस कठिनाई को दूर करने के लिए 1883 में उनकी कार्यकारिणी के कानून सदस्य पीसी इल्बर्ट ने एक विधेयक में भारतीय जजों को यूरोपियन अपराधियों के मुकदमे सुनने का अधिकार देने का प्रस्ताव रखा। एक प्रकार से होता क्या था कि भारत के जो न्यायाधीश थे वह भारत के लोगों को एक प्रकार से भारत के अपराधों को देख सकते थे और अपने अंडर में उसका जो है उसके प्रति न्याय ले सकते थे, परंतु उस पर भी यूरोपीय न्यायाधीशों के जो न्याय होते थे वह ऊपर होते थे। साथ ही साथ यूरोपियन जो अपराधी होते थे उनका कोई भी सुनवाई जो है भारतीय जज, भारतीय न्यायाधीश नहीं कर सकते थे, जो कि एक प्रकार से गलत था। भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने जब इल्बर्ट विवाद आया, इल्बर्ट बिल जो है लॉर्ड लिटन के अंदर पीसी इल्बर्ट ने लाया, उनमें कहा कि जो भारतीय हैं वह भी यूरोपियन अपराधियों के मुकदमे सुनने का अधिकार प्राप्त कर सकें। परंतु जब यह बिल लाया गया तो भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने इससे अपना अपमान समझा और इस विधेयक का घोर विरोध किया और एक आंदोलन प्रारंभ किया। अंग्रेजों के विरोध के कारण इल्बर्ट बिल को वापस ले लिया गया और इस बिल के पास न होने से स्पष्ट हो गया कि अंग्रेजों ने अपनी जाति भेद नीति को छोड़ा नहीं है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अंग्रेजों की इस नीति का डटकर विरोध किया और 1883 ईस्वी में इसके विरोध में एक कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई। इल्बर्ट बिल पर अंग्रेजों के आंदोलन की मूर्खता और शासक जाति की क्षुद्रता, स्वार्थपरता, जाति कटुता और अहंकार तथा मिथ्या अभिमान का प्रदर्शन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव डालने के लिए एक प्रकार से आवश्यक था। इसमें इल्बर्ट बिल से क्या हुआ कि इल्बर्ट बिल ने भारतीयों की आँख खोल दी। एसी मजूमदार जो है इस आंदोलन ने भारतीयों को यह भी अनुभव करा दिया कि राजनीतिक प्रगति वांछनीय है, यह केवल एक राष्ट्रीय सभा द्वारा ही संभव है। इस सभा का संबंध विभिन्न प्रांतों की स्वतंत्र राजनीति से न होकर देश की एक व्यापक राजनीति से ही होना चाहिए। अर्थात वह जो कहते हैं कि भारत का विकास करेंगे, यह एक वांछनीय बात है और भारत का विकास जो है एक सभा के द्वारा हो सकता है, जो कि राष्ट्रीय सभा हो। उसके बाद ही देखिए आपका 1885 में क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है जन्म होता है। दूसरा है विश्व के अन्य राष्ट्रीय आंदोलनों की भांति राष्ट्रीय आंदोलन के उद्भव के पीछे भी अनेक कारणों का योगदान रहा, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षिक तथा अन्य कारण लोग की पृष्ठभूमि में जो है राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म और विकास हुआ। सभी कारणों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने आपको बताया। कोई भी डाउट आपका रह गया तो आप पूछ सकते हैं, आपको उसकी एक प्रकार से बताया जाएगा। आपके लिए एक विशेष व्यवस्था भी की गई है कि आपको यह सभी जो चैप्टर्स कराए गए हैं उसके नोट्स मात्र और मात्र 25 रुपये में दे दिए जाएंगे। आपको 860848 46796 पे व्हाट्सअप मैसेज करना है और बताना है सर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट की और सेकंड की नोट्स चाहिए। मान हिस्ट्री पेपर फर्स्ट एक ही है, साथ में दोनों ले लेंगे तो मात्र और मात्र 50 रुपये में आपको दोनों विषयों की बहुत अच्छी तैयारी करवाई जाएगी। बस कोर्स टाइटल आपका यही सेम रहना चाहिए जो कि आपको जो है बताया
गया है। आप अपना कोर्स टाइटल बताएंगे, तुरंत आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। आप 50 रुपये जैसे ही पेमेंट करते हैं। तो इसका निष्कर्ष हम देख लेते हैं चैप्टर का कि उदय कैसे हुआ। भारत में राष्ट्रवाद एक प्रकार से उदय ब्रिटिश शासन की शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया, शिक्षा और विचारों के प्रसार, सांस्कृतिक पुनर्जागरण, राजनीतिक संगठनों के गठन का परिणाम था और इसने भारतीय समाज को एक सूत्र में बांधा और स्वतंत्रता संग्राम का आधारशिला उसने रखी हुई थी। आप अगर चाहें तो यह चैप्टर एक प्रकार से हुआ समाप्त। नेक्स्ट चैप्टर जल्द ही आपका आएगा। आप चाहें तो यूनिक ज्ञान ये वर्ड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप चैनल भी आपके लिए बनाया गया है, ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी चैनल पर बने रहिए। चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके अवश्य बताइए क्लास आपको कैसे लगी। नेक्स्ट क्लास आपकी जल्द ही आएगी। वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।